हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। तो जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, और जो ज्योग्राफी की सीरीज थी वो आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे छोटे एग्ज़ाम की बात करूं मैं, कोई भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम ले लो, ठीक है, वहाँ से लेकर हम यूपीएससी तक के एग्ज़ाम को कवर करते हैं। तो अगर आपके मन में कोई बात आती है कि हम एसएससी के एग्ज़ाम इसमें कवर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। आप इसको पढ़ोगे तो एसएससी के एग्ज़ाम आराम से कवर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना। ओके, तो जो भी जैसे एसएससी वगैरह होगा, सारे एग्ज़ाम हम इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास ये पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इसके जो, जैसे मैं नदियाँ पहले बाय बोर्ड यानी बोर्ड के द्वारा करा चुका हूँ। अगर कुछ लोगों को उसमें दुविधा है, तो मैं जो भारत का अपवाह तंत्र, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का, एक मिनट, जैसे भारत का अपवाह तंत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से, जैसे कुछ लोगों को शिकायत थी कि सर बोर्ड पे सही क्लियर नहीं दिखता है, पीडीएफ की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या किया है, दोबारा जो नदियों यानी नदियाँ थी, भारत का अपवाह तंत्र था यानी ड्रेनेज सिस्टम था, उसको दोबारा लेकर आया हूँ। क्योंकि आजकल जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर आप आराम से पीडीएफ मिल जाए और लिखने में परेशानी ना हो, तो बस आपको जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे आपको नोट्स बनाते चलना है। क्लियर। और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ करेगा, उसके बाद हम क्या किया करेंगे, एमसीक्यू इसमें लास्ट में दे दिया करेंगे। एमसीक्यू देने से होता क्या है कि जैसे हमने कोई टॉपिक मान लीजिए अपवाह तंत्र हमने पढ़ा, क्लियर हो गया, अपवाह तंत्र हमने पढ़ा, तो अपवाह तंत्र के जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कि जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं यानी टीचर हमें जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो ये होता है लास्ट में एमसीक्यू लगाने का प्रॉफिट। क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा नदियों का यानी अपवाह तंत्र का दोबारा से मैंने स्टार्ट किया ये पार्ट। जो पिछले पार्ट को मैं डिलीट नहीं करूँगा, वो डले रहेंगे, जिनको वो वहाँ से पढ़ना वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को मैं इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, यानी जो अपवाह तंत्र हम पढ़ने वाले हैं उसकी उपयोगिता यानी उसका महत्व महत्व कितना है हमारे एग्ज़ाम में, वो हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देखोगे तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर हो गया। ओके, तो हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ यानी अपवाह तंत्र की तरफ। एक एक चीज़ हम इसमें क्लियर करेंगे। जो चीज़ यहाँ पर मैंने नहीं लिखी होगी वो ये, अगर आपको अलग से कहीं मिलती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, एक मिनट। देखिए, छोटा हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो एक एक चीज़ यानी जो भी टर्मिनोलॉजी यानी जो भी वर्ड्स आते हैं आपने पहली बार सुने हैं, उसको हम इसमें क्या करेंगे, पूरा कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके। तो भारत का अपवाह तंत्र यानी, भारत का अपवाह तंत्र से मतलब है कि भारत के अंदर जो भी नदियां बहती हैं, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब ये अपवाह तंत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी जो अपवाह तंत्र आपने कभी भी सुना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं या अपवाह तंत्र है क्या। ठीक है, तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र, मतलब कोई भी अगर क्षेत्र है
तो नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र का मतलब क्या होता है, कोई भी नदी बहती है और उसकी जो भी सहायक नदियां होती हैं, ठीक है ना, उस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, वहाँ का अपवाह तंत्र। जैसे भारत के भौतिक मानचित्र, मतलब भारत का जो भी एरिया है, ठीक है, मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील हो गई, समुद्र हो गई, महासागर हो गया, ठीक है, में जब मिल जाते हैं, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। मैं आपको एक बार अलग से जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है उसके अलावा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये थोड़ी किताबी भाषा है, मैं आपको अपने हिसाब से, जैसे मान लो कोई नदी है, गंगा है, ऐसे बह रही है, तो ये जो नदी बह रही है और इसकी जो भी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिल रही हैं, जैसे यमुना नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, जो भी नदियाँ मिलती हैं इसमें, सोन नदी हो गई, ठीक है, इसके इससे यहाँ पर ये भद्रिका, जैसे हुगली नदी है, ठीक है, हुगली नदी किसकी वितरिका है, गंगा की वितरिका है। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है हमारा, ये पूरा सिस्टम हमारा कहलाता है अपवाह तंत्र कहलाता है, ठीक है, क्लियर। अब जो भारत का जो अपवाह तंत्र है, भारत के अपवाह तंत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मिनट, ठीक है। तो जो भारत का अपवाह तंत्र है, भारत के अपवाह तंत्र को नदियों के उद्गम के आधार पर दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा हम पढ़ेंगे, हिमालयी अपवाह तंत्र, यानी कौन सा, हिमालयी अपवाह तंत्र। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, हिमालयी अपवाह तंत्र होता क्या है, पहले मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा जो किताब में दिया गया है वो, यानी जो पीडीएफ में दिया गया है। तो देखो, हिमालय अपवाह तंत्र का मतलब होता है जहाँ जहाँ हिमालय फैला है, ठीक है ना, भारत के उत्तर में क्या फैला हुआ है, हिमालय। तो हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है ना, हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो क्या कहलाता है, हिमालय अपवाह तंत्र कहलाता है। इतने क्लियर, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय प्रवाह, प्रायद्वीपीय भारत का प्रवाह तंत्र। पहली बात तो प्रायद्वीपीय क्या होता है, जो स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं उनको पता है, जो पहली बार सुन रहे हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं पेनिसुलर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पेनिसुलर। तो ये होता क्या है, जैसे हमारा भारत है, भारत का जो नीचे का हिस्सा आप देखते हैं, ठीक है ना, भारत का जो नीचे का हिस्सा देखते हैं, यानी जो समुद्र से घिरा हुआ, जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पेनिसुलर बोल देते हैं, ठीक है ना, क्या बोल देते हैं इसको हम, पेनिसुलर। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, लगभग राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब पूरा हिस्सा यहाँ से कहाँ पे आ जाता है, पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना, यानी प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो इस एरिया के अंदर जो भी नदियाँ बहती हैं, इस एरिया के अंदर जो भी नदियाँ बहती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र बोल देते हैं। क्लियर हो गया। अब जो हिमालयी अपवाह तंत्र होता क्या है उसको देखिए। हिमालयी अपवाह तंत्र, अगर आपको किसी पेन की इंक में प्रॉब्लम आती है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। वैसे सही पेन था वो, ठीक है। देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र, अभी हमने दो अपवाह तंत्र देखे थे, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसमें जो हमारा अभी फोकस रहेगा वो हिमालयी अपवाह तंत्र पर रहेगा। हिमालयी अपवाह तंत्र होता क्या है वो समझिए। हिमालयी अपवाह तंत्र, एक मिनट, ये सही नहीं है, उसमें मिल रहा है यही रेड,
ठीक है, ठीक है। हिमालय प्रवाह तंत्र के अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली नदियों को शामिल किया जाता है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र बोल देते हैं। ये नदियां हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। इसमें न केवल हिमालय के दक्षिणी भाग का जल प्रवाहित होकर आता है, बल्कि हिमालय के उत्तरी भाग का जल भी इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, ना तो आपसे इसमें एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमालय प्रवाह तंत्र क्या कहलाता है, कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो इसमें थोड़ी आपको पहले वीडियो में परेशानी आ सकती है, क्योंकि मैं इसको पेन टैब को इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में मेरे को थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आपको पहले दिन ये परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, पहले हम देखेंगे जो हिमालय की नदियाँ हैं, जो हिमालय की नदियाँ पहले हम उनको फोकस करेंगे, ठीक है। हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र का अंतर ये हम अपने आप समझ जाएंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, हिमालय की जो पहले इसमें देखो, आप देख सकते हैं हिमालय की नदियाँ, दोनों का क्या करेंगे हम, अंतर समझेंगे। क्या करेंगे, दोनों का अंतर समझेंगे। तो पहले हिमालय की नदियों को अंतर समझते हैं हम, ठीक है। देखिए, हिमालयी नदियाँ सदावहानी, सदावहानी का मतलब क्या होता है, सदा बहती रहती है, यानी वर्ष भर बहती रहती है, ठीक है ना। सदावहानी, यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं क्या लिखा है, सदावहानी। सदावहानी का मतलब होता है सदाबहार, मतलब वर्ष भर बहती है। कब बहती है, साल भर, ठीक है। इसका जो इन नदियों, जो हिमालय नदियाँ होती हैं, इनका जो स्रोत होता है, यानी ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये कहाँ से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। कहाँ से, ग्लेशियर से। एक मिनट, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। कहाँ से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं गंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, ठीक है ना। ये सारी नदियाँ कौन सी हैं, हिमालय की नदियाँ, यानी हिमालय से निकलती है। इसमें जो सबसे महान नदी की अगर हम बात करें तो गंगा हो गई, सिंध हो गई, एक और है ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है ना। ये सब नदियाँ कौन सी हैं, हिमालयी नदियाँ हैं। क्लियर, ठीक है। तो जो जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, और भी कई सारी छोटी बड़ी नदियां हैं, वो सब कौन सी नदियां कहलाती हैं, हिमालयी नदियां कहलाती हैं, यानी हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। हिमालयी नदियां प्राय अधिक लंबी होती हैं। किसके मुकाबले अधिक लंबी होती हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं उनके मुकाबले। इनका कारण इनके स्रोत क्षेत्र का, मतलब यहाँ से जो निकलती हैं, ठीक है ना, सोर्स, ठीक है, क्षेत्र का समुद्र से दूर होना। यानी जैसे कोई नदी है, उसमें भरपूर क्या है, पानी है, ठीक है ना। अगर भरपूर पानी नहीं होगा तो वो रास्ते में क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। किसी नदी में मान लो यहाँ से निकलती है, कहाँ से निकल रही है, यहाँ से, तो इसमें भरपूर पानी है। तो अगर समुद्र
या बड़ा कोई जलाशय यही रास्ते में मिल जाएगा तो ये नदी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मान लो दूसरी नदी है, सेम उतना ही पानी है और इसका जो यानी या समुद्र या झील दूरी पर है तो वो उसका अपवाद क्षेत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। हिमालयी नदियाँ समुद्र में कम गिरती हैं। अधिकांश नदियाँ किसी न किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो समुद्र में जाकर कम मिलती हैं और दूसरी नदियों में जाकर क्या हो जाती हैं, वो मिल जाती हैं। हिमालय नदियाँ उद्गम क्षेत्र में गहरी घाटियाँ का निर्माण करती हैं। इन नदियों में क्या होता है, भारी मात्रा में पानी होता है, तो जिस रास्ते से निकलती है वहाँ पर क्या कर देती हैं, वो गहरी घाटियों का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। फिर इसका अगला पॉइंट क्या है, हिमालयी नदियाँ सदाबहानी होती है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। नौकायान के लिए वर्ष भर पानी यहाँ पर रहता है। नौकायान का मतलब क्या होता है, नाव वगैरह चलाने के लिए, ठीक है ना। हिमालयी नदियों के मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा जैसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी का हिमालयी नदियाँ, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा है, सुंदरबन, ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। आगे ये आएगा, सब कुछ आएगा आगे, ठीक है ना। फिर मैं आगे बात करूँ, हिमालयी नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी युवावस्था में, युवावस्था का मतलब होता है तीव्र गति से बहती हैं और गहरी घाटियों का गोर्स का निर्माण करती हैं। घाटियों में अभी भी विस्तार हो रहा है, मतलब जो घाटियाँ बनी हुई हैं उसमें क्या हो रहा है, अभी भी विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो जैसे पहला वीडियो है तो उसमें जो भी संसाधन है जैसे पेन टैब हो गया तो उसमें चलाने में मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है। जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आप बस थोड़ा इससे एक दिन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हिमालयी नदियों की ये कुछ विशेषताएं हमने अभी देखी। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ वो क्या होती है और उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हम प्रायद्वीपीय नदियाँ किसको बोलते हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ ऋतुनिष्ठ होती हैं। ऋतुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जब वर्षा होती है, यहाँ पर लिखा है केवल वर्षा से, वर्षा के जल पर क्या होती है, निर्भर होती हैं। यानी जब बारिश का मौसम आता है तब ये नदियों में भरपूर पानी होता है, ठीक है। और बाकी मौसम होता है, जैसे जब वर्षा नहीं होती है तब ये नदियों का पानी क्या होता है, लगभग सूख जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम देखें नर्मदा नदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है ना, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है ना। कौन सी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय, क्लियर हो गया। प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। तुलनात्मक दृष्टि का मतलब क्या होता है, जो हिमालय की नदियाँ थी, एक मिनट, ठीक है, जो हिमालय की नदियाँ थी, हिमालय की नदियों के मुकाबले क्या होती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं, थोड़ी नहीं बहुत भी छोटी हो सकती हैं। इनमें तीव्र ढाल के कारण अधिकांश नदियाँ समुद्र तक जाती हैं और ये जो नदियाँ बहती हैं वो ढाल के अनुसार बहती हैं, जिस तरफ ढाल होगा उधर बहती हैं, ठीक है। जल की कमी होने के कारण ये वर्ष भर नौकायान के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, ठीक है ना। नौकायान मतलब नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सापेक्षता मानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। नदियों का प्राय सीधा मार्ग अपनाती हैं। ये कैसा मार्ग अपनाती हैं, सीधा मार्ग, क्योंकि ये ढलान की ओर बहती है, ये अपना मार्ग नहीं बना पाती है, ठीक है ना। प्रौढ़ावस्था का मतलब क्या होता है, ये गहरी घाटियों का निर्माण नहीं कर पाती। तो इसमें से आपको पॉइंट छांटना, अभी मैं जैसे बताता जाऊंगा, हर लाइन से आपको क्या करना है, पॉइंट छांटना है। जैसे मैं आपको यहीं से बताता हूँ शुरू से, ठीक है। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती हैं, तो ये ऋतुनिष्ठ होती हैं। कैसी होती हैं, ऋतुनिष्ठ। ऋतुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ये मौसमी नदियाँ नहीं होती है। ऋतुनिष्ठ मतलब जब वर्षा का मौसम आता है तभी इन नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाते हुए चलना है, क्लियर, ओके। और इनकी जो द्रोणियाँ होती हैं, द्रोणियों का मतलब होता है जो नदी यहाँ से बहना स्टार्ट करती है तो वो क्या होती है, छोटी होती हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि नर्मदा कौन सी नदी का उदाहरण है, प्रायद्वीपीय नदियों का उदाहरण है कि हिमालय की नदियों का, तो नर्मदा कौन सी नदी का उदाहरण है, प्रायद्वीपीय। तापी कौन सी नदी का उदाहरण है, अभी हम आगे पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, ये तुलनात्मक छोटी होती हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय नदियों की लंबाई प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई से ज़्यादा होती है, तो आप क्या बताओगे? हाँ सही है। ठीक है, और अधिकांश नदियाँ समुद्र तक जाती हैं। हिमालय नदियों हमने क्या बोला था कि बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। ये नदियाँ प्राय घाटियों तथा उथली होती हैं। ओके, ये नौकायान के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। क्वेश्चन हर लाइन से क्वेश्चन बनाते हुए चलोगे तो जब आप टेस्ट दोगे या टेस्ट सीरीज लोगे तो वहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, ये सीधे मार्ग में बहती हैं। ठीक है, ये अपना मार्ग नहीं बदलती। ओके, ये प्रौढ़ावस्था होती है। प्रौढ़ावस्था का मतलब ये ज़्यादा घाटियाँ गोर्ज का निर्माण नहीं करती हैं। ये सिंचाई की कम संभावना होती है। क्लियर, और प्रायद्वीपीय नदियों की संख्या कम है। तो ये दोनों जो अंतर अभी हमने पढ़े वो दोनों अंतर प्रायद्वीपीय नदियाँ तथा हिमालय नदियों के अंतर थे। नदियों से संबंधित आपको अगर कोई भी दुविधा हो तो आप हमें बताइए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो मैंने पीडीएफ में नहीं लिख पाया है। एक मिनट, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक होती है वितरिका। क्या होती है? वितरिका। वितरिका वितरिका होती है। एक होती है सहायक नदी। दोनों में अंतर आपसे अगर पूछा जाएगा तो दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक है, और एक चीज और समझ लीजिए, एक होता है विभाजक। इन तीनों में अंतर देखो मैं बताता हूँ। तीनों अंतर कुछ नहीं, तीनों की डेफिनेशन अंतर उतर समानता तो कुछ है ही नहीं। वितरिका का मतलब होता है जैसे एक कोई बड़ी नदी आई, मान लो कोई भी एक यमुना गंगा नदी, उसमें से एक नदी, जैसे मैंने गंगा नदी मान ली, गंगा की एक वितरिका मुझे याद आती है। वो कौन सी है? हुगली। कौन सी है? एक मिनट, हुगली। कौन सी वितरिका है गंगा की? हुगली। तो एक प्रमुख नदी से एक कोई छोटी बाहर नदी निकल जाती है या कोई एक रेख शाखा निकल जाती है नदी की, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं वितरिका। वही अगर हम दूसरी बात करें सहायक नदी, तो एक बड़ी नदी बह रही है उसमें कोई छोटी आकर नदियाँ मिल जाती हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सहायक नदियाँ बोल देते हैं। ओके, वहीं अगर हम बात करें विभाजक, जैसे सहायक नदी के एग्जाम्पल, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। यमुना मिल गई, सोन नदी मिल गई, कोसी नदी मिल गई। ठीक है, तो ये सब क्या किसके एग्जाम्पल है? सहायक नदियों के एग्जाम्पल है। ओके, वही अगर हम विभाजक की बात करें, विभाजक क्या होता है? जैसे दो नदियाँ, जैसे एक नदी यहाँ पर बह रही है, इसको मैं रिलीज करता हूँ पहले। जैसे मान लो कोई एक नदी यहाँ पर क्या हो रही है? बह रही है। बीच में मान लो कोई पर्वत पड़ गया, तो एक नदी यहाँ से बह रही है, दूसरी नदी यहाँ से होकर बह रही है, दोनों अलग शाखाओं में जाकर बट जाती हैं। तो जो बीच में जो जिसने नदियों को बांटा है उसको हम क्या बोल देते हैं? विभाजक बोल देते हैं। क्लियर हो गया? कोई भी दुविधा नहीं? ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो नदियां हिमालय से उद्गम होती हैं। ठीक है ना, यानी जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उन नदियों को सबसे पहले हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी नदियों को देखें? ये जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ पीडीएफ के द्वारा, एक मिनट, ये जो मैं आपको पीडीएफ के द्वारा करवा रहा हूँ ये मैं पहले बोर्ड के द्वारा करवा चुका हूँ। लेकिन क्या आजकल जो हमारे टेक्नोलॉजी है, उस ज़माने में बोर्ड का ज़माना थोड़ा कम है और छात्रों को भी पसंद नहीं आता, और सही भी है। जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और हमें अच्छे से कोई चीज़ मिल रही है तो फिर हम क्यों पीछे भागें? ओके, तो हिमालयी नदियों से उद्गमित होकर हिमालय से उद्गमित होकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ तीन तंत्रों में विभाजित किया गया। हिमालय की जो प्रमुख नदियाँ हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो कौन सी कितनी नदियाँ हैं? तीन नदियाँ हैं। ठीक है, पहली आपको यहाँ पर दिख रही है। पहली नदी तंत्र कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र को हम पहले पढ़ेंगे। ओके, सिंधु नदी तंत्र विश्व में एक मिनट, सिंधु नदी तंत्र विश्व में विशालतम नदी तंत्रों में से एक है।
सबसे बड़ी नदी, जिसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु है, इसके अंतर्गत सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, जैसे सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, व्यास, सतलुज, ठीक है ना। तो इसकी सहायक नदियाँ आपको याद रखना, इससे और डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत में एक जगह है, कौन सी? मानसरोवर झील, ठीक के निकट चेमयांगड़ू ग्लेशियर। थोड़ा अटपटा नाम है, तो आपको याद क्या रखना है? इस पहले तो देश याद रखना है तिब्बत, फिर आपको झील याद रखना है मानसरोवर झील, फिर आपको क्या याद रखना है? कौन से ग्लेशियर से निकल सकती है, यानी कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो एग्जामिनर आपसे तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी। तो कोई भी आपको तीनों में मिल जाए तो आप उसको क्या करके आएंगे? टिक करके आएंगे। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर इसकी लंबाई कितनी दी रहती है? 2800 मीटर भी, सॉरी किलोमीटर भी दी रहती है। कितनी दी रहती है? 2800 किलोमीटर भी दी रहती है। तो जो भी आपको 2880 या 2900 भी, अगर हाँ, अगर आपको 2900 भी कहीं मिल जाता है तो आप उसको भी टिक करके आएंगे, ठीक है। फिर सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, कोई नदी है तो उसमें दो तरफ से नदी मिल रही है, तो एक दाईं ओर से एक बाईं ओर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंधु नदी में दाईं ओर से जो नदियाँ दाईं ओर से मिलती हैं वो कौन सी है? श्योक है, काबुल है, कुर्रम है। ये नदियाँ नहीं पूछी जाती क्योंकि हमारे भारत में नहीं आती हैं, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें नहीं दिया गया कि कितना जल, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1960 में 1960, एक मिनट, 1960 में सिंधु जल जल समझौता हुआ था। इसमें से 20%, कितना? 20% पानी, 20% पानी किसको दिया जाएगा? भारत को दिया जाएगा, ठीक है ना। कितना पानी? 20% पानी किसको दिया जाएगा? भारत का। उसका शेष पानी कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में, ठीक है। सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली 5 नदियां, जिसको पंच नद का नाम दिया जाता है, किसका नाम संज्ञा दी जाती है? इनको पंच नद की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। किसकी संज्ञा? पंच नद की। तो कौन सी नदियां पंच नद के अंदर आती? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है। इन नदियों को पंच नदियाँ या 5 नदियों की संयुक्त धारा है, यानी जैसे ये सिंधु नदी आ रही है और यहाँ से ये 5 नदियाँ आकर मिल रही हैं, ठीक है ना। कौन कितनी नदियाँ? 5 नदियाँ, ठीक है। ये जो सिंधु नदी में मिलती हैं इस जगह पे, ये कौन सी जगह पर आकर मिलती हैं? मिठानकोट। कौन सी जगह है? मिठानकोट, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ पर हो जाता है? तो कहाँ पर हो जाता है? अरब सागर। अब आप थोड़ा एक अच्छे तरीके से, एक दूसरे तरीके से, यानी मैप के अनुसार इसको समझने का प्रयास कीजिए। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, जैसे आप कोई भी नदी, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जैसे नदियाँ पढ़ते हैं तो उसके साथ आप अपना हैंड में मैप, मतलब हाथ से बना हुआ हैंडमेड मैप आप लगाइए। इससे कोई भी आप छोटा सा गंदा सा कैसा ही मैप बना लीजिए। अगर आप 2-2.5 रुपए का मैप ला सकते हैं तो वो लगा लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, हम कौन सी नदी पढ़ेंगे? कौन सी नदी पढ़ रहे थे अभी? सिंधु नदी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी झील है? मानसरोवर झील है, ठीक है। थोड़ा नहीं दिख रहा है क्योंकि वो मैप में ही ऐसा है। तो यहाँ से ये निकलती है, लद्दाख में प्रवेश किया उसने, ठीक है, देखिए, ओके। तो ये नदी सीधी जा रही है अरब सागर की ओर। और इसमें से जो नदियाँ, इसकी जो 5 नदियाँ यानी पंच नदी की संज्ञा दी जाती है वो कौन सी नदियाँ हैं? ये देखिए, झेलम, अभी आप, मैं इनसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरी देखिए चेनाब, ठीक है। फिर अगली देखिए रावी, फिर अगली देखिए व्यास, ये सतलज में आकर सतलज में मिल जाती है, ठीक है।
और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की ऐसी कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो सिंधु की, तो वो कौन सी है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो नदी यहाँ से निकली है कौन सी है, चेनाब, सीधी किस में जाकर मिल जाती है, मिठानकोट में, ठीक है, सीधी जाके सिंधु नदी में मिलती है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की यही है। क्लियर हो गया। आप मैप बनाते हुए चलेंगे तो आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी। इसके बाद जो बची हुई नदियाँ हैं, जैसे हिमालय की जो कौन सी नदियाँ बची हुई हैं, गंगा बची हुई है, कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनको हम कब देखेंगे, कल देखेंगे। और मैं आपको, जैसे जो हमारा नदियों का पूरा टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद हम नदियों के एमसीक्यू लगाएंगे, और एमसीक्यू से क्या होगा मैं आपको बता चुका हूँ। आपको पूरा टॉपिक होता है जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से याद हो जाता है, और एक हमें एक डेमो मिल जाता है कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको कोई भी दुविधा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। और जो आपको दुविधा यानी असुविधा हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार पेंटेब यूज़ किया है और पहली बार मैं सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ी असुविधा हो सकती है, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं क्या करता हूँ, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं आप डाल देता हूँ, वहाँ से आप लिंक से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इस पीडीएफ को ले लीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया, मैप आपको हर नदी के पीछे या जहाँ भी मैप की आवश्यकता पड़ती है वो आप मैप वहाँ पर बनाइए। अब मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप अपने हाथ से मैप बनाइए और उस नदी को अपने हाथ से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।